Chapter 5. Towns, Traders and Craftsmen. Intercultural trade and commerce was flourishing in the country even before the modern period. It is an established fact that river valley civilizations flourished partly on account of the brisk trade made possible by navigable rivers. The advanced civilizations sprang up along our own river valleys, right from the Indus to the Ganga and Brahmaputra. The Indus Valley civilization and those of the Vedic period rose and fell, as did others in the West, such as the Sumerian, Roman, Greek and Phoenician cultures, all of which disintegrated with the passage of time due to a variety of factors. भारत में व्यापार और वाणिज्य, ट्रेड एंड कॉमर्स, मौर्य काल, मॉडर्न पीरियड से पहले भी फलफूल रहा था। यह एक स्थापित तथ्य, एस्टैब्लिश्ड फैक्ट, है कि नदी घाटी सभ्यताएं, रिवर वैली सिविलाइजेशंस, मुख्य रूप से उन नदियों के माध्यम से व्यापार, ट्रेड, के कारण फलफूल सकी, जिनमें नाव चलाने योग्य नदियां, नेविगेबल रिवर्स, थी। उन्नत सभ्यताएं, एडवांस्ड सिविलाइजेशंस, हमारे देश की नदी घाटियों, रिवर वैलीज, के आसपास उत्पन्न, स्प्रैंग अप, हुई, जैसे सिंधु, इंडस, गंगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियां। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक काल, वैदिक पीरियड की सभ्यताएं, सिविलाइजेशंस, उठीं और गिर गईं, जैसे पश्चिमी, वेस्टर्न, सभ्यताएं, सुमेरियन, रोमन, ग्रीक और फोनिशियन संस्कृतियां, जिन्होंने समय के साथ विभिन्न कारणों से विघटन, डिसइंटीग्रेटेड, किया। In most the parts of India both external and internal trade was carried on. Kautilya and some foreign visitors have left details of commercial activity in India. Many prosperous towns came into existence from the 6th century BC onwards. There were many ports along the coasts. Surat conducted brisk trade with the Phoenicians. Thus, merchants from different countries came to India for trade. As a result, trade, towns and crafts flourished substantially in India. भारत के अधिकांश हिस्सों में, in most parts of India, बाहरी, external और आंतरिक, internal, व्यापार दोनों ही चलाए जाते थे। कौटिल्य और कुछ विदेशी आगंतुकों, foreign visitors, ने भारत में वाणिज्यिक गतिविधियों, कमर्शियल एक्टिविटी, के बारे में विवरण, डिटेल्स, छोड़े हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 6th सेंचुरी BC, से कई समृद्ध, प्रॉस्परस, शहर अस्तित्व में आए। तटीय इलाकों, कोस्ट्स, पर कई बंदरगाह, पोर्ट्स, थे। सूरत ने फोनिशियंस के साथ तेज व्यापार, ब्रिस्क ट्रेड, किया। इस प्रकार, विभिन्न देशों के व्यापारी, मर्चेंट्स, भारत में व्यापार के लिए आते थे। इसके परिणामस्वरूप, व्यापार, ट्रेड, शहरों, टाउन्स और शिल्प, क्राफ्ट्स, में भारत में महत्वपूर्ण वृद्धि, फ्लरिश्ड सब्सटैंशियली, हुई। Growth of towns. The growth of towns, i.e., urban centers and mercantile activities go in tandem. Trade and crafts flourish wherever people get congenial environment. The towns in medieval India grew as a result of development in trade and crafts, which in turn rested on organized and efficient agricultural operations in the villages. With food supplies assured, a flexible monetary system in place, and adequate administrative arrangements installed to guarantee free and fair trade, there was nothing to discourage trade in towns. शहरों, टाउन्स, का विकास, ग्रोथ और व्यापारिक गतिविधियां
मर्केंटाइल एक्टिविटीज एक साथ इन टैंडम बढ़ी। व्यापार, ट्रेड और शिल्प, क्राफ्ट्स तब फलते फूलते हैं जब लोगों को अनुकूल वातावरण, कंजीनियल एनवायरनमेंट मिलता है। मध्यकालीन भारत, मेडिवल इंडिया में शहरों का विकास, टाउन्स ग्रू, व्यापार और शिल्प के विकास, डेवलपमेंट इन ट्रेड एंड क्राफ्ट्स के परिणामस्वरूप हुआ, जो अंततः गांवों, विलेजेस में संगठित, ऑर्गेनाइज्ड और प्रभावी, एफिशिएंट कृषि संचालन, एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस पर आधारित था। जब खाद्य आपूर्ति, फूड सप्लाईज सुनिश्चित, अश्योर्ड हो गई, एक लचीला मुद्रा प्रणाली, फ्लेक्सिबल मॉनेटरी सिस्टम स्थापित की गई और व्यापार को स्वतंत्र और निष्पक्ष, फ्री एंड फेयर ट्रेड बनाए रखने के लिए प्रशासनिक व्यवस्थाएं, एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स लागू की गईं, तो शहरों में व्यापार को रोकने के लिए कुछ भी नहीं था। However, all urbanized centers were not centers of commercial activity. Many purely administrative centers, e.g., court towns, educational centers, e.g., Nalanda, as well pilgrimage destinations, temple towns, also developed in different parts of the land. Other than these, there were many local towns such as Mandi and Hath towns, which served as center for rural marketing activities. हालांकि सभी शहरी केंद्र, urbanized centers, वाणिज्यिक गतिविधियों, commercial activity के केंद्र नहीं थे। कई शुद्ध प्रशासनिक केंद्र, administrative centers, जैसे दरबारी शहर, कोर्ट टाउन्स, शैक्षिक केंद्र, एजुकेशनल सेंटर्स, जैसे नालंदा और तीर्थ यात्रा स्थल, पिलग्रिमेज डेस्टिनेशंस, जैसे मंदिर शहर, टेम्पल टाउन्स भी विभिन्न हिस्सों में विकसित, डेवलप्ड हुए। इनके अलावा कई स्थानीय शहर, लोकल टाउन्स, जैसे मंडी और हाट शहर, जो ग्रामीण विपणन गतिविधियों, रूरल मार्केटिंग एक्टिविटीज के केंद्र, सेंटर के रूप में कार्य करते थे। Let us try to analyze the factors that led to the emergence of towns with different types activities. Nagra was common term for a town, while the term Mahangar applied to a city. These terms are still in use. आइए हम उन कारणों का विश्लेषण, analyze the factors, करें जिनकी वजह से विभिन्न प्रकार की गतिविधियों वाले शहरों का उभरना हुआ। नगरा शब्द शहर, टाउन के लिए सामान्य, कॉमन था, जबकि महानगर शब्द एक शहर, सिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये शब्द, टर्म्स आज भी उपयोग में हैं, still in use. Court towns. It was a place where rulers, central authority, resided. The kings held their darbars, proceedings in that town. Mostly, it was also the capital. Sometimes court towns were shifted from one place to another. For example, Chandragupta too shifted his capital from Patliputra to Ujjain, Muhammad bin Tughlaq from Delhi to Devgiri, Akbar from Agra to Fatehpur Sikri in 1571। दरबारी शहर वह स्थान, प्लेस था जहां शासक, रूलर्स यानी केंद्रीय सत्ता, सेंट्रल अथॉरिटी निवास करते थे। राजा अपने दरबार्स या कार्यवाही, प्रोसीडिंग्स उसी शहर में करते थे। अधिकांशतः यह शहर राजधानी, कैपिटल भी होता था। कभी-कभी दरबारी शहरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित, शिफ्टेड किया जाता था। उदाहरण के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्ता II ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से उज्जैन स्थानांतरित की,
मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया और अकबर ने आगरा से फतेहपुर सिकरी 1571 में स्थानांतरित किया। Harappa and Mohenjo-daro were the important towns in the Indus Valley, Indraprastha and Ayodhya of the Vedic period in Gangetic Plains, and Rajgrihara, Avanti, Kosal and Ujjain of the Mahajanpada period, etc. सिंधु घाटी इंडस वैली में हड़प्पा और मोहनजोदारो महत्वपूर्ण शहर थे। वैदिक पीरियड में गंग मैदानों गैंजेटिक प्लेन्स में इंद्रप्रस्थ और अयोध्या थे और महाजनपाड़ा पीरियड में राजगृह अवंती कोसल और उज्जैन जैसे शहर थे। इन साउथ इंडिया मदुराई, तंजावुर, बदामी, काची, वेंगी, etc. were capital towns of different dynasties. दक्षिण भारत साउथ इंडिया में मदुराई, तंजावुर, बदामी, काची, वेंगी आदि विभिन्न राजवंशों डायनास्टीज की राजधानी शहर कैपिटल टाउन्स थे। These towns were centers of royal activities as well as trade, temples, markets and crafts. Many court towns such as Kannauj, Lahore, Delhi, Agra and Fatehpur Sikri emerged during the medieval period. ये शहर शाही गतिविधियों, रॉयल एक्टिविटीज के साथ-साथ व्यापार, ट्रेड, मंदिरों, टेम्पल्स, बाजारों, मार्केट्स और शिल्प, क्राफ्ट्स के केंद्र, सेंटर्स भी थे। मध्यकालीन काल, मेडिवल पीरियड में कई दरबारी शहरों जैसे कन्नौज, लाहौर, दिल्ली, आगरा और फतेहपुर सिकरी का उदय हुआ। Temple towns. Temples have always played a significant role in the Hindu society. Therefore, great importance was attached to the temples. They were not only places of worship, but also commercial, administrative and academic centers. They became centers of social, political and economic activities because other forms of wealth were generously donated to temples. मंदिरों का हमेशा हिंदू समाज, हिंदू सोसाइटी में महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट स्थान रहा है। इसलिए मंदिरों को अत्यधिक महत्व, ग्रेट इंपॉर्टेंस दिया जाता था। वे केवल पूजा स्थल, प्लेसेस ऑफ वर्शिप ही नहीं थे, बल्कि वाणिज्यिक, कमर्शियल, प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और शैक्षिक, एकेडमिक केंद्र, सेंटर्स भी थे। मंदिर सामाजिक, सोशल, राजनीतिक, पॉलिटिकल और आर्थिक, इकोनॉमिक गतिविधियों के केंद्र बन गए थे क्योंकि अन्य प्रकार की संपत्ति, वेल्थ को उदारतापूर्वक, जेनरसली मंदिरों में दान, डोनेटेड किया जाता था। The Chola rulers were known to hold their courts in the mandapas of the temple of Rajarajeshwara. The main pilgrim towns were Bodh Gaya, Sanchi, Bhillasa, Somnath, Mathura, Kashi, Puri, Ajmer, Fatehpur Sikri, Amritsar in North India, Kachipuram, Madurai, Tanjavur and Tirupati in South India. चोल शासक, चोला रूलर्स राजराजेश्वर मंदिर के मंडपास में अपने दरबार, कोर्ट्स आयोजित करते थे। प्रमुख तीर्थयात्रा शहर, पिलग्रिम टाउन्स थे बोध गया, सांची, भिल्लासा, सोमनाथ, मथुरा,
काशी, काशी, पुरी, पुरी, अजमेर, अजमेर, फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी, अमृतसर, अमृतसर, उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया में, और कांचीपुरम, कांचीपुरम, मदुरै, मदुराई, तंजावुर, तंजावुर, और तिरुपति, तिरुपति, दक्षिण भारत, साउथ इंडिया में। Commercial towns. Many trading centers flourished because of thriving exports and imports. Northern India was involved in all sorts of trading activities, from tourism and pilgrimage to internal commerce. South India played a significant role in exports and imports because of natural ports. Roman coins discovered at various sites prove that trade was carried on at these port towns. कई व्यापार केंद्र, ट्रेडिंग सेंटर्स, व्यापार के फलने फूलने, थ्राइविंग एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स के कारण समृद्ध, फ्लरिश्ड हुए। उत्तर भारत, नॉर्दर्न इंडिया, विभिन्न प्रकार की व्यापारिक गतिविधियों, ट्रेडिंग एक्टिविटीज में संलग्न था, जैसे पर्यटन, टूरिज्म, तीर्थयात्रा, पिलग्रिमेज और आंतरिक व्यापार, इंटरनल कॉमर्स। दक्षिण भारत, साउथ इंडिया ने प्राकृतिक बंदरगाहों, नेचुरल पोर्ट्स के कारण निर्यात, एक्सपोर्ट्स और आयात, इंपोर्ट्स में महत्वपूर्ण भूमिका, सिग्निफिकेंट रोल निभाई। विभिन्न स्थानों पर पाए गए रोमन सिक्के, रोमन कॉइन्स, इस बात का प्रमाण, प्रूफ है कि इन बंदरगाह शहरों, पोर्ट टाउन्स में व्यापार किया जाता था। Some of the important trading towns were important manufacturing centers like Taxila, Mathura, Gandhara, Multan, Madurai, Kachipuram, Brouch, Ujjain, Lahore, Delhi, Surat, Decca, Patna, Balshore, ताम्रलिप्ति, मसूलीपट्टी, सूरत एंड अहमदाबाद। कुछ महत्वपूर्ण व्यापारिक शहरों, ट्रेडिंग टाउन्स में प्रमुख निर्माण केंद्र, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स भी थे, जैसे तक्षशिला, टैक्सिला, मथुरा, मथुरा, गांधार, गंधारा, मुल्तान, मुल्तन, मदुरै, मदुराई, कांचीपुरम, कांचीपुरम, ब्रौच, ब्राउच, उज्जैन, उज्जैन, लाहौर, लाहौर, दिल्ली, दिल्ली, सूरत, सूरत, डेका, डेक्का, पटना, पटना, बालासोर, बालशोरे, ताम्रलिप्ति, ताम्रलिप्ति, मसूलीपट्टी, मसूलीपट्टी, सूरत, सूरत और अहमदाबाद, अहमदाबाद। To study the economic condition, the entire period from the 9th to the 18th century may be taken as single unit. In that period, the economic changes took place much more gradually than the political ones. That is why many of the features which existed before the 9th century continued partially right up to the end of the medieval period. आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए 9वीं से 18वीं शताब्दी तक के पूरे काल, entire period from the 9th to the 18th century, को एक एकल इकाई, सिंगल यूनिट के रूप में लिया जा सकता है। इस अवधि में पीरियड राजनीतिक परिवर्तनों, पॉलिटिकल चेंजेस के मुकाबले आर्थिक परिवर्तन, इकोनॉमिक चेंजेस काफी धीरे धीरे हुए। इसलिए 9वीं शताब्दी से पहले जो विशेषताएं, फीचर्स अस्तित्व में थी, वे मध्यकालीन काल के अंत, एंड ऑफ द मेडिवल पीरियड तक आंशिक रूप से जारी रही। At the same time, there were a number of new factors which made the period different from the earlier one. In fact, new elements as well as elements of continuity are found in every historical period. Only the extent and the direction of changes vary. साथ ही कई नए तत्व, न्यू फैक्टर्स थे जिन्होंने इस काल को पहले के समय से अलग, डिफरेंट किया। वास्तव में हर ऐतिहासिक,
हिस्टोरिकल काल में नए तत्व, न्यू एलिमेंट्स और निरंतरता, कंटिन्यूटी के तत्व पाए जाते हैं। केवल परिवर्तनों, चेंजेस की मात्रा, एक्सटेंट और दिशा, डायरेक्शन में अंतर, वेरिएशन होता है। We do not have much sources to know about the economic condition of the people under the Delhi Sultanate because the chroniclers of this period were more interested in events at court than in the lives of ordinary people. On the contrary, we have sufficient information about economic conditions under the Mughal period because of the chroniclers like Francois Bernier, Tavernier, Abul Fazl, etc. हमारे पास दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सुल्तानेट के समय में लोगों की आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में ज्यादा स्रोत, सोर्सेस नहीं हैं, क्योंकि इस समय के इतिहासकार, क्रॉनिकलर्स, दरबार की घटनाओं, इवेंट्स एट कोर्ट में अधिक रुचि रखते थे, न कि आम लोगों, ऑर्डिनरी पीपल के जीवन में। इसके विपरीत मुगल काल, मुगल पीरियड के आर्थिक स्थिति के बारे में हमारे पास पर्याप्त जानकारी, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है, क्योंकि इतिहासकारों जैसे फ्रांकोइस बर्नियर, फ्रेंकोइस बर्निया, टावर्नियर, अबुल फजल, अबुल फेजल आदि ने इस पर लिखा है। क्राफ्ट्स। Ibn Battuta came to India in the 14th century and stayed at the court of Muhammad bin Tughlaq for 8 years. He says that the soil was so fertile that it produced rice, sesame, sugarcane and cotton in plenty. They were the base of many village industries like oil pressing, jaggery making, weaving, etc. Ibn Battuta 14वीं शताब्दी में भारत, इंडिया आए और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 8 साल तक रहे। उन्होंने कहा कि यहाँ की मिट्टी इतनी उपजाऊ, फर्टाइल थी कि यहाँ चावल, राइस, तिल, सेसमी, गन्ना, शुगरकेन और कपास, कॉटन बड़ी मात्रा में पैदा होते थे। ये कई ग्रामीण उद्योगों, विलेज इंडस्ट्रीज जैसे तेल निकालने, ऑयल प्रेसिंग, गुड़ बनाने, जागेरी मेकिंग और बुनाई, वीविंग का आधार, बेस थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड द कारखानास, फैक्ट्रीज और ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स ऑफ पीपल मैन्युफैक्चरिंग आर्टिकल्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन। These कारखानास supplied material for the royal household. For example, Muhammad bin Tughlaq employed 4,000 silk weavers to produce silk fabric for robes of honor, which he distributed. 500 craftsmen were engaged in gold embroidery. इस समय के दौरान कारखाने या संगठित समूह, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स जो वस्त्र निर्माण करते थे, उत्पादन, प्रोडक्शन के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र, इम्पोर्टेंट सेंटर्स थे। ये कारखानास, फैक्ट्रीज, शाही घराने, रॉयल हाउसहोल्ड के लिए सामग्री, मटेरियल आपूर्ति करते थे। उदाहरण के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने 4,000 रेशम बुनकरों, सिल्क वीवर्स को नियुक्त किया था ताकि वह सम्मान के वस्त्र, रोब्स ऑफ ऑनर बनाने के लिए रेशमी कपड़ा, सिल्क फैब्रिक तैयार कर सकें, जिन्हें वह वितरित करते थे। 500 कारीगर, क्राफ्ट्समैन सोने की कढ़ाई, गोल्ड एम्ब्रॉयडरी में लगे हुए थे। फिरोज शाह तुगलक डिवाइडेड हिज कारखानास इनटू 36 sections. They were controlled by leading noblemen. During Mughal rule, Karhanas were also called buyutat. Besides manufacturing and storing articles for the emperor's household and the court's needs, the mint, public treasury, department of construction of monuments, repairs, roads and artillery were also included in the buyutat.
The luxurious lifestyle of the emperor and noblemen gave an impetus to the quality and quantity of products manufactured in these gharanas. फिरोज शाह तुगलक ने अपने कारखानास को 36 भागों सेक्शंस में विभाजित किया था। इन कारखानाओं का नियंत्रण कंट्रोल प्रमुख अमीरों लीडिंग नोबलमेन के हाथों में था। मुगल रूल के दौरान कारखानास को बुयुतत भी कहा जाता था। कारखानाओं का मुख्य कार्य मेन टास्क्स केवल सम्राट के घराने एम्परर्स हाउसहोल्ड और दरबार कोर्ट की आवश्यकताओं नीड्स के लिए वस्त्रों आर्टिकल्स का निर्माण मैन्युफैक्चरिंग और भंडारण स्टोरिंग करना नहीं था, बल्कि इनमें मिंट जनता का खजाना पब्लिक ट्रेशरी स्मारकों के निर्माण कंस्ट्रक्शन ऑफ मोन्यूमेंट्स मरम्मत रिपेयर्स सड़कें रोड्स और तोपखाना आर्टिलरी भी शामिल थे। सम्राट और अमीरों नोबलमेन की भव्य लग्जरियस जीवन शैली लाइफस्टाइल ने इन कारखानाओं में उत्पादित प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड वस्त्रों की गुणवत्ता क्वालिटी और मात्रा क्वांटिटी को बढ़ावा इम्पेटस दिया। Many crafts were associated with work involving gold, silver, lead, brass and precious stones. Cloth making, silk weaving and the making of arms and luxury articles also made progress. कई शिल्प क्राफ्ट्स सोने गोल्ड चांदी सिल्वर सीसा लीड पीतल ब्रास और कीमती रत्नों प्रेशियस स्टोन्स से जुड़ी हुई थी। कपड़ा बनाने क्लॉथ मेकिंग रेशम बुनाई सिल्क वीविंग और हथियारों आर्म्स और लग्जरी वस्त्रों लग्जरी आर्टिकल्स के निर्माण में भी प्रोग्रेस हुई। Certain towns in Bengal and Gujarat were famous for fine quality fabrics, e.g., Murshidabad. Fine quality cloth was produced in other towns as well. Kambar in Gujarat was famous for textiles and for gold and silver work. बंगाल और गुजरात के कुछ शहर टाउन्स उच्च गुणवत्ता फाइन क्वालिटी के कपड़े फैब्रिक्स बनाने के लिए प्रसिद्ध फेमस थे, जैसे मुर्शिदाबाद। अन्य शहरों में भी उच्च गुणवत्ता वाले कपड़े फाइन क्वालिटी क्लॉथ उत्पादित प्रोड्यूस्ड किए जाते थे। काम्बय जो गुजरात में स्थित है, कपड़ों टेक्सटाइल्स और सोने और चांदी के काम गोल्ड एंड सिल्वर वर्क के लिए प्रसिद्ध था। Kashmir became an important center for paper making and book binding. Crafts such as stone polishing, stone cutting, bottle making, window cutting and gold beating also developed in there and other regional centers. कश्मीर कागज बनाने पेपर मेकिंग और पुस्तक बंधन बुक बाइंडिंग का एक महत्वपूर्ण केंद्र इम्पोर्टेंट सेंटर बन गया। वहां और अन्य क्षेत्रीय केंद्रों रीजनल सेंटर्स में कई शिल्प क्राफ्ट्स जैसे पत्थर की पॉलिश स्टोन पॉलिशिंग पत्थर की कटाई स्टोन कटिंग बोतल बनाना बॉटल मेकिंग खिड़की काटना विंडो कटिंग और सोने की पीटाई गोल्ड बीटिंग भी विकसित डेवलप्ड हुई। India achieved a remarkable standard of workmanship in mines and metallurgy. This is evident from the Mehrauli iron pillar and various bronze and ashtadhatu, an alloy of 8 metals, idols. Abul Fazl says, Indians were proficient in the metallurgy concerning iron, brass, silver and zinc alloys. Indian swords were famous throughout Asia. भारत ने खनन माइंस और धातु विज्ञान
मेटलर्जी में एक उल्लेखनीय रिमार्केबल कार्यकुशलता स्टैंडर्ड ऑफ वर्कमैनशिप हासिल की। इसका प्रमाण महरौली लौह स्तंभ, महरौली आयरन पिलर और विभिन्न कांस्य, ब्रॉन्ज और अष्टधातु 8 धातुओं का मिश्रण की मूर्तियों आइडल्स से मिलता है। अबुल फैजल कहते हैं कि भारतीय लोहे, पीतल, चांदी और जस्ता धातुओं के मिश्रण जिंक एलॉयज में निपुण प्रोफिशिएंट थे। भारतीय तलवारें, इंडियन स्वॉर्ड्स, पूरे एशिया में प्रसिद्ध फेमस थीं। Different types of domestic utensils, scissors, and knives with extensive gold and silver inlay work were also made. Coin minting was an important craft. This period is noted for numerous types of coins made of gold, Jalali of Akbar, silver, तनका, रुपया, कॉपर एंड ब्रॉन्ज। विभिन्न प्रकार के घरेलू उपकरण, डोमेस्टिक यूटेंसिल्स, कैंची, सिजर्स और चाकू, नाइव्स, जिनमें सोने और चांदी के विस्तृत इनले काम, गोल्ड एंड सिल्वर इनले वर्क किए गए थे, भी बनाए जाते थे। सिक्का मिंटिंग, कॉइन मिंटिंग एक महत्वपूर्ण शिल्प क्राफ्ट था। इस काल पीरियड को विभिन्न प्रकार के सिक्कों के लिए जाना जाता है, जो सोने, गुलामी का सिक्का, जलाली ऑफ अकबर, चांदी, तनका, रुपया, तांबा, कॉपर और कांस्य, ब्रॉन्ज से बनाए जाते थे। Muhammad bin Tughlaq decided to introduce bronze coin which was to have the same value as the silver tanka. Specimens of this coin have been found in different parts of India and can be seen in museums. Muhammad bin Tughlaq ने एक कांस्य सिक्का ब्रॉन्ज कॉइन लाने का निर्णय लिया था, जिसका मूल्य वैल्यू चांदी के तनका के समान होना था। इस सिक्के के उदाहरण स्पेसिमेंस भारत के विभिन्न हिस्सों पार्ट्स ऑफ इंडिया में पाए गए हैं और इन्हें संग्रहालयों म्यूजियम्स में देखा जा सकता है। Muhammad bin Tughlaq was forced to withdraw this token currency because people started to forging the new coins that depreciated its value and thus it lost mass acceptance. Barney says that these coins were dumped in heaps outside Tughlaqabad fort and they remained there for many years. Muhammad bin Tughlaq को इस टोकन करेंसी को वापस लेना पड़ा क्योंकि लोग नए सिक्कों की नकल फोर्जिंग करने लगे थे, जिससे इसकी कीमत वैल्यू घट गई और यह सार्वजनिक स्वीकार्यता मास एक्सेप्टेंस खो बैठा। बर्नी कहते हैं कि इन सिक्कों को तुगलकाबाद फोर्ट के बाहर ढेरों हीप्स में फेंक दिया गया था और वे कई वर्षों तक वहीं पड़े रहे। Indian craftsmen became highly skilled over the centuries. Their workmanship as jewelers and smiths was in great demand not only in India but also abroad. भारतीय कारीगर क्राफ्ट्समैन सदियों सेंचुरीज के दौरान अत्यधिक कुशल हाईली स्किल्ड हो गए थे। उनके काम की गुणवत्ता वर्कमैनशिप विशेष रूप से रत्न और धातु शिल्प ज्वेलर्स एंड स्मिथ्स में न केवल भारत इंडिया में बल्कि विदेशों अब्रॉड में भी बहुत मांग ग्रेट डिमांड में थी। They also got expertise in the work of ivory carving, perfumery, dye making, and craftsmanship in gems and precious stones. इसके अलावा उन्हें हाथी दांत की नक्काशी, आइवरी कार्विंग, इत्र निर्माण, परफ्यूमरी, रंग बनाने, डाई मेकिंग और रत्नों और कीमती पत्थरों, जेम्स एंड प्रेशियस स्टोन्स में शिल्पकला, क्राफ्ट्समैनशिप में भी विशेषज्ञता एक्सपर्टीज प्राप्त थी। ट्रेड एंड इंडस्ट्री।
India had a thriving inland as well as foreign trade. Items exported from India included textiles, indigo, saltpeter and spices. भारत, इंडिया में न केवल आंतरिक, इनलैंड, बल्कि विदेशी, फॉरेन, व्यापार भी फलफूल रहा था। भारत से निर्यात, एक्सपोर्ट्स, होने वाली प्रमुख वस्तुओं में कपड़े, टेक्सटाइल्स, नील, इंडिगो, साल्टपेटर, सॉल्टपीटर और मसाले, स्पाइसेस शामिल थे। The important imports were wines and metals, especially silver. Both land and sea routes were used, depending on convenience and safety. महत्वपूर्ण आयात, imports में शराब, वाइन्स और धातुएं, मेटल्स, खासकर चांदी, सिल्वर शामिल थे। व्यापार के लिए भूमि मार्ग, लैंड राउट्स और समुद्री मार्ग, सी राउट्स दोनों का उपयोग किया जाता था। यह मार्ग सुविधाजनकता, कन्वीनियंस और सुरक्षा, सेफ्टी पर निर्भर करता था। ट्रेडर्स। The middle classes in medieval India comprised mainly of merchants, professional classes and officials. Indian merchants were thorough professionals. They were experts in wholesale and retail trade. The wholesale traders were called Setha or Vohra, while the retailers were known as Byoparis or Baniks. मध्यकालीन भारत, medieval India में मध्य वर्ग, मिडिल क्लासेस, मुख्य रूप से व्यापारियों, मर्चेंट्स, पेशेवर वर्ग, प्रोफेशनल क्लासेस और अधिकारियों, ऑफिशियल्स से बना था। भारतीय व्यापारी, इंडियन मर्चेंट्स, पूरी तरह से पेशेवर, थॉरो प्रोफेशनल्स थे। वे थोक, होलसेल और खुदरा, रिटेल व्यापार में विशेषज्ञ, एक्सपर्ट्स थे। थोक व्यापारी, होलसेल ट्रेडर्स को सेठ या वोहरा कहा जाता था, जबकि खुदरा व्यापारी, रिटेलर्स को बेपारी, ब्योपरीज या बानिक्स कहा जाता था। In South India, the Chettis formed the trading community. Here, there was special class called Banjaras who used to move from place to place laden with food grains, salt, ghee, etc. दक्षिण भारत, साउथ इंडिया में चेटिस व्यापारिक समुदाय, ट्रेडिंग कम्युनिटी का गठन करते थे। यहाँ एक विशेष वर्ग, स्पेशल क्लास था, जिसे बंजारास कहा जाता था, जो खाद्यान्न, फूड ग्रेन्स, नमक, सॉल्ट, घी आदि से लदे हुए स्थान प्लेस टू प्लेस चलते थे। European traders who came to India during the 17th century found the Indian financial system highly developed. 17वीं शताब्दी, 17th century में भारत आने वाले यूरोपीय व्यापारी, यूरोपियन ट्रेडर्स ने भारतीय वित्तीय प्रणाली, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को अत्यधिक विकसित, हाईली डेवलप्ड पाया। In the medieval period, the major rivers played a crucial role in transportation of goods. The trading communities in India were large in number and included some of the richest merchants of the world within their ranks. Vrijji Vohra, who dominated the Gujarat trade for several decades and had a large fleet of ships, Malaya Chetty on the Coromandel coast, and Abdul Ghaffur Vohra were some of the famous big merchants. मध्यकालीन काल, medieval period में प्रमुख नदियों, major rivers ने सामान, goods के परिवहन, transportation में महत्वपूर्ण भूमिका, crucial role निभाई। भारत में व्यापारिक समुदाय, trading communities बहुत बड़े, large थे और इनमें दुनिया के सबसे अमीर, richest व्यापारी, merchants भी शामिल थे।
वृज्जी वोहरा जो कई दशकों तक गुजरात के व्यापार में हावी डोमिनेटेड रहे और जिनके पास बड़ी संख्या में जहाज़ों लार्ज फ्लीट ऑफ शिप्स का बेड़ा फ्लीट था। मलया चेट्टी जो कोरमंडल तट कोरोमंडल कोस्ट पर स्थित थे और अब्दुल गफूर वोहरा कुछ प्रसिद्ध बड़े व्यापारी बिग मर्चेंट्स थे। The French traveler Bernier says that the merchants disguised as poor because they were afraid that they would be used like filled sponges, i.e. squeezed. फ्रांसीसी यात्री बर्निया कहते हैं कि व्यापारी मर्चेंट्स गरीब पुअर बनने का बहाना डिस्गाइज्ड करते थे क्योंकि उन्हें डर फियर था कि उन्हें भरे हुए फिल्ड स्पंजेस की तरह उपयोग यूज्ड किया जाएगा, यानी उनकी सारी संपत्ति वेल्थ निचोड़ ली जाएगी स्क्वीज्ड। The political stability during the Sultanate rulers and Mughals undoubtedly enhanced growth in agriculture, trade and commerce. सल्तनत शासकों, सुल्तानेट रूलर्स और मुगल्स के दौरान राजनीतिक स्थिरता पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ने कृषि एग्रीकल्चर व्यापार ट्रेड और वाणिज्य कॉमर्स में निस्संदेह अनडाउटेडली वृद्धि ग्रोथ को बढ़ावा एनहांस्ड दिया। एग्रीकल्चर रिमेन्ड द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। सम फूड ग्रेन्स spices and condiments were exported from Bengal, Gujarat and Surat. Since ancient period agriculture and handicrafts were the backbone of the Indian economy. कृषि एग्रीकल्चर हमेशा भारत में सर्वोच्च प्राथमिकता टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रही। कुछ खाद्यान्न फूड ग्रेन्स मसाले स्पाइसेस और स्वाद बढ़ाने वाले पदार्थ कॉन्डिमेंट्स बंगाल गुजरात और सूरत से निर्यात एक्सपोर्टेड किए जाते थे। प्राचीन काल से सिंस एंशिएंट पीरियड कृषि और शिल्प हैंडीक्राफ्ट्स भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी की रीढ़ बैकबोन रहे हैं। The arrival of Muslim rulers gave fresh fillip to the growth of inland and foreign trade. Marwaris and Gujaratis, many of whom were Jans, dominated both the coastal trade as well as trade between the coastal ports. Muslim merchants also participated in this trade. मुस्लिम शासकों मुस्लिम रूलर्स के आगमन अराइवल ने आंतरिक इनलैंड और विदेशी फॉरेन व्यापार के विकास ग्रोथ को एक नया प्रोत्साहन फ्रेश फिलिप दिया। मारवारीस और गुजरातीस जिनमें से कई जॉन्स थे दोनों ही तटीय व्यापार कोस्टल ट्रेड और तटीय बंदरगाहों कोस्टल पोर्ट्स के बीच व्यापार ट्रेड में प्रमुख डोमिनेटेड थे। मुस्लिम व्यापारी मुस्लिम मर्चेंट्स भी इस व्यापार में भाग लेते थे participated in this trade. The overland trade with Central and West Asia was in the hands of Multanis, Khursanis, Iranis, etc. केंद्रीय और पश्चिम एशिया सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया के साथ भूमि मार्ग ओवरलैंड ट्रेड का नियंत्रण कंट्रोल मुल्तानियों मल्टोनीस खोरासानी खुरसानिस ईरानीस आदि के हाथों में था in the hands of. Many of these merchants had settled down in Delhi. Every town had a marketplace where traders would gather to buy and sell their goods. Large fairs were also common. Chroniclers like Ibn Battuta, Tavernier, Bernier and Ralph Fitch have described Delhi as the most magnificent city. इन व्यापारियों मर्चेंट्स में से कई दिल्ली में बस गए थे। हर शहर
टाउन में एक बाजार मार्केट प्लेस होता था, जहां व्यापारी ट्रेडर्स अपने सामान गुड्स को खरीदने और बेचने के लिए इकट्ठा होते थे। बड़े मेले लार्ज फेयर्स भी सामान्य कॉमन थे। इतिहासकारों जैसे इब्न बत्तूता, IBN बटुता, टैवर्नियर, बर्निया और राल्फ फिच ने दिल्ली को सबसे शानदार शहर मोस्ट मैग्निफिसेंट सिटी के रूप में वर्णित डिस्क्राइब किया है। Goods flowed into Delhi from all directions, large quantities of rice from the east, sugar from Kannauj, wheat from the Doab and fine silk from the south. Apart from these, cotton textiles, metalware, jewelry, ivory, etc., as well as cargoes from Arabia, East Africa, Sri Vijaya, Indonesia, and China arrived in Delhi. दिल्ली में हर दिशा ऑल डायरेक्शंस से सामान गुड्स आते थे, जैसे पूरब ईस्ट से चावल राइस, कनौज से चीनी शुगर, दोआब से गेहूं व्हीट और दक्षिण साउथ से उत्तम रेशम फाइन सिल्क। इसके अलावा कपास के वस्त्र, कॉटन टेक्सटाइल्स, धातु के सामान, मेटलवेयर, आभूषण, ज्वेलरी, हाथी दांत, आइवरी आदि और साथ ही अरेबिया, पूर्वी अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, श्री विजया, इंडोनेशिया और चाइना से माल कार्गोस दिल्ली में आते थे। Bengal was the main center of trade with China. Many Chinese merchants and trade missions came to Bengal in the 15th century. बंगाल, चीन, चाइना के साथ व्यापार ट्रेड का प्रमुख केंद्र मेन सेंटर था। 15वीं शताब्दी में 15th सेंचुरी कई चीनी व्यापारी चाइनीज मर्चेंट्स और व्यापार मिशन ट्रेड मिशंस बंगाल में आए थे। Textile. The medieval period saw the growth of trade and commerce in India. But growth of any large-scale industry was hardly visible. Textiles headed the list of major industries. Cotton, silk, carpets, velvets and sateen were major products. मध्यकालीन काल medieval period में भारत में व्यापार और वाणिज्य ट्रेड एंड कॉमर्स का विकास ग्रोथ हुआ। हालांकि बड़े पैमाने पर उद्योग लार्ज स्केल इंडस्ट्री का विकास कम दिखाई दिया। कपड़ा टेक्सटाइल्स प्रमुख उद्योगों मेजर इंडस्ट्रीज की सूची लिस्ट में सबसे ऊपर था। कपास, कॉटन, रेशम, सिल्क, कालीन, कारपेट्स, मखमल, वेलवेट्स और साटीन मुख्य उत्पाद मेजर प्रोडक्ट्स थे। ढाका was famous for a special kind of cotton cloth called muslin. There were also dyeing, silk weaving, shawl and carpet weaving, calico painting, sugar industry, metal works, stone and brick work, armaments and paper industries, which comprised the bulk of industrial activity. ढाका विशेष प्रकार के कपास के कपड़े कॉटन क्लॉथ के लिए प्रसिद्ध था, जिसे मसलिन कहा जाता था। इसके अलावा रंगाई, डाइंग, रेशम बुनाई, सिल्क वीविंग, शॉल और कालीन बुनाई, शॉल एंड कारपेट वीविंग, कैलिको पेंटिंग, चीनी उद्योग, शुगर इंडस्ट्री, धातु कार्य, मेटल वर्क्स, पत्थर और ईंट निर्माण, स्टोन एंड ब्रिक वर्क, शस्त्र निर्माण, आर्ममेंट्स और कागज उद्योग, पेपर इंडस्ट्रीज भी बड़े पैमाने पर होते थे, जो औद्योगिक गतिविधियों इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का मुख्य हिस्सा बल्क बनते थे।
Indian textiles became a craze in England in the last quarter of the 17th century. British Observer wrote, almost everything that used to be made of silk and wool relating either to dress of the women or the furniture of our houses was supplied by the Indian trade. 17वीं शताब्दी के अंतिम भाग, लास्ट क्वार्टर ऑफ द 17th सेंचुरी में भारतीय कपड़े इंग्लैंड में एक सनक क्रेज बन गए थे। एक ब्रिटिश पर्यवेक्षक ब्रिटिश ऑब्जर्वर ने लिखा, लगभग सब कुछ जो पहले रेशम, सिल्क और ऊन वुल से बना होता था, चाहे वह महिलाओं के वस्त्र ड्रेस हो या हमारे घरों के फर्नीचर, भारतीय व्यापार इंडियन ट्रेड द्वारा आपूर्ति सप्लाइड किया जाता था। The major centers of cotton manufacture were located throughout the country, Patan in Gujarat, Kambai, Ahmedabad, Burhanpur in Khandesh, Bengal, Kashmir, Lahore and United Provinces. Abul Fazl says that Akbar extended his patronage to the textile industry and even encouraged foreign artisans to settle in India. Use of silk and woolen textiles was confined to the affluent classes of the society. कपास, कॉटन के उत्पादन, मैन्युफैक्चर के प्रमुख केंद्र, मेजर सेंटर्स पूरे देश, थ्रूआउट द कंट्री में स्थित थे। पाटन, कंबई, अहमदाबाद, बुरहानपुर, खंडेश में, बंगाल, कश्मीर, लाहौर और संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंसेस। अबुल फजल कहते हैं कि अकबर ने कपड़ा उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अपनी संरक्षा, पेट्रोनेज दी और यहाँ तक कि विदेशी कारीगरों, फॉरेन आर्टिसंस को भारत में बसने, सेटल के लिए प्रेरित किया। रेशम और ऊन के कपड़ों, सिल्क एंड वुलन टेक्सटाइल्स का उपयोग समाज, सोसाइटी के संपन्न वर्गों, एफ्लुएंट क्लासेस तक सीमित, कन्फाइंड था। Thus, it can be said that cotton weaving was the most extensive industry in India and the variety and quality of products attracted foreigners. इस प्रकार कहा जा सकता है कि कपास की बुनाई, कॉटन वीविंग, भारत में सबसे व्यापक, मोस्ट एक्सटेंसिव उद्योग, इंडस्ट्री थी और उत्पादों, प्रोडक्ट्स की विविधता, वैरायटी और गुणवत्ता, क्वालिटी ने विदेशी, फॉरेनर्स, व्यापारियों को आकर्षित, अट्रैक्टेड किया। Indigo was another major industry. The most suitable indigo was produced at Sarkhej in Gujarat and at Bayana, near Agra. It was used as a dye. The demand for indigo further increased with the arrival of foreign traders. It became an important article of Indo-European trade. नीला, इंडिगो, एक और प्रमुख उद्योग, मेजर इंडस्ट्री था। सबसे उपयुक्त नीला, सूटेबल इंडिगो, सरखेज, गुजरात और बयाना, आगरा के पास में उत्पादित, प्रोड्यूस्ड किया जाता था। इसका उपयोग रंगाई, डाई के रूप में किया जाता था। नीले की मांग, डिमांड फॉर इंडिगो, विदेशी व्यापारियों, फॉरेन ट्रेडर्स के आगमन, अराइवल के साथ और बढ़ी, इंक्रीज्ड। यह इंडो यूरोपीय व्यापार, इंडो यूरोपियन ट्रेड का एक महत्वपूर्ण, इम्पॉर्टेंट वस्तु, आर्टिकल बन गया। The growth of trade encouraged the use of money. So large number of coins were minted and issued. The most commonly used coin was the silver tanka, introduced by Iltutmish. This coin was the forerunner of the silver rupee, now long discontinued, of the modern era.
व्यापार के विकास, ग्रोथ ऑफ ट्रेड, ने मुद्रा के उपयोग, यूज ऑफ मनी, को बढ़ावा, एनकरेज्ड, दिया। इस प्रकार बड़ी संख्या में सिक्के, कॉइन्स, ढाले, मिंटेड और जारी, इशूड किए गए। सबसे सामान्य, कॉमनली यूज्ड सिक्का चांदी का टंका, सिल्वर तनका था, जिसे इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस्ड किया था। यह सिक्का आधुनिक युग, मॉडर्न एरा के चांदी के रुपए, सिल्वर रूपी का अग्रदूत, फोरेनर था, जो अब लंबे समय से समाप्त, डिसकंटिन्यूड हो चुका है। The system of weights used that time, rati, chatak, pau, seer and man or mond, survived unchanged in northern India until the metric system was introduced about 50 years ago. उस समय उपयोग की जाने वाली वजन प्रणाली, सिस्टम ऑफ वेट्स, जैसे रति, छटक, पाव, सिर और मैन या मॉन्ड, उत्तर भारत, नॉर्दर्न इंडिया में लगभग 50 साल पहले तक बिना बदलाव, अनचेंज्ड के बनी रही, जब तक कि मीट्रिक प्रणाली, मेट्रिक सिस्टम को नहीं अपनाया गया। A network of small and big towns. The growth of crafts and commerce and the increasing use of money led to the prosperity of numerous towns during the medieval period. Important towns in North India, like Agra, Delhi, Gwalior, Kannauj, Dhaka, Rajmahal and Patna, and in South India, like Malabar, Tamil Nadu, Daulatabad, Dabhol and Gujarat are all mentioned in literary texts. Some of them are even described by foreign visitors. शिल्प, क्राफ्ट्स और वाणिज्य, कॉमर्स का विकास और मुद्रा, मनी के बढ़ते उपयोग, इंक्रीजिंग यूज, ने मध्यकालीन काल, मेडिवल पीरियड में कई शहरों, टाउन्स की समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी को बढ़ावा, लेड टू, दिया। उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया के महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट शहरों में आगरा, दिल्ली, ग्वालियर, कनौज, ढाका, राजमहल और पटना शामिल थे, और दक्षिण भारत, साउथ इंडिया में मलाबार, तमिलनाडु, दौलताबाद, दाभोल और गुजरात के शहर शामिल थे। ये सभी शहर साहित्यिक ग्रंथों, लिटरेरी टेक्स्ट्स में उल्लेखित, मेंशन्ड हैं। इनमें से कुछ शहरों का वर्णन, डिस्क्राइब्ड, विदेशी यात्रियों, फॉरेन विजिटर्स द्वारा भी किया गया है। The production of cash crops and growth of rural grain markets led to the rise of small townships or kasbahs. The rising demand for all types of luxury goods by the affluent people led to the expansion of handicrafts and growth of towns. नकदी फसलों, कैश क्रॉप्स का उत्पादन और ग्रामीण अनाज बाजारों, रूरल ग्रेन मार्केट्स का विकास छोटे नगरों या कस्बास के उदय, राइज का कारण बना। संपन्न, एफ्लुएंट लोगों द्वारा सभी प्रकार की लग्जरी वस्तुओं, लक्शरी गुड्स की बढ़ती मांग, राइजिंग डिमांड ने शिल्प, हैंडीक्राफ्ट्स के विस्तार, एक्सपेंशन और शहरों, टाउन्स के विकास, ग्रोथ को बढ़ावा, लेड टू, दिया। According to Ralph Fitch, who visited India during the Mughal period, both Fatehpur Sikri and Agra were larger than London. Montserrat says that Lahore was second to none of the cities in Europe or Asia. Bernier says that Agra was larger than Delhi. Ahmedabad was also big manufacturing center. Multan, Dhaka, Burhanpur and Rajmahal were large towns, whereas Patna was small town.
राल्फ फिच जो मुगल पीरियड में भारत, इंडिया आए थे, के अनुसार फतेहपुर सीकरी और आगरा, लंदन से भी बड़े थे, लार्जर देन लंदन। मॉन्सेराट का कहना था कि लाहौर यूरोप या एशिया के किसी भी शहर, सिटी से कम नहीं था, सेकंड टू नन ऑफ द सिटीज इन यूरोप और एशिया। बर्नियर का कहना था कि आगरा दिल्ली से बड़ा था, लार्जर देन दिल्ली। अहमदाबाद भी एक बड़ा निर्माण केंद्र, बिग मैन्युफैक्चरिंग सेंटर था। मुल्तान, ढाका, बुरहानपुर और राजमहल बड़े शहर, लार्ज टाउन्स थे, जबकि पटना एक छोटा शहर, स्मॉल टाउन था। The growth of towns and city life is an important feature of medieval India. According to study of Agra, it doubled in area during the 17th century. The Mughals preferred to settle in towns and cities as they formed the main ruling class. They were outsiders, so they would have been treated as foreigners if they had settled in villages. Still, they made India their home and spent all their income in India, particularly in towns and cities, by encouraging art and architecture, handicrafts, literature, etc. शहरों का विकास और शहरी जीवन, सिटी लाइफ, मध्यकालीन भारत, मेडिवल इंडिया की एक महत्वपूर्ण विशेषता, इम्पॉर्टेंट फीचर थी। आगरा के अध्ययन, स्टडी के अनुसार 17वीं शताब्दी 17th सेंचुरी में इसका क्षेत्रफल, एरिया 2 गुना डबल्ड हो गया। मुगल्स शहरों, टाउन्स और नगरों, सिटीज में बसना पसंद करते थे, क्योंकि वे मुख्य शासक वर्ग, मेन रूलिंग क्लास का हिस्सा फॉर्म्ड थे। वे बाहरी लोग, आउटसाइडर्स थे, इसलिए अगर वे गांवों, विलेजेस में बसते तो उन्हें विदेशी, फॉरेनर्स के रूप में माना जाता। फिर भी उन्होंने भारत, इंडिया को अपना घर, होम बनाया और अपनी सारी आय, इनकम भारत में, विशेष रूप से शहरों और नगरों, टाउन्स एंड सिटीज में खर्च की। कला और वास्तुकला, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, शिल्प, हैंडीक्राफ्ट्स, साहित्य, लिटरेचर आदि को प्रोत्साहित, एनकरेजिंग करके। Towns grew faster during the Mughal period owing to 2 factors. मुगल पीरियड में शहरों, टाउन्स का विकास 2 प्रमुख कारणों से तेजी से हुआ। इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी, आंतरिक शांति और सुरक्षा, इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी। 2. Flourishing external and internal trade. There were 3,200 kasbas, small towns, and 120 big towns during Akbar's reign. समृद्ध बाहरी और आंतरिक व्यापार, फ्लरिशिंग एक्सटर्नल एंड इंटरनल ट्रेड। अकबर के शासन, रेन के दौरान 3,200 कस्बास, छोटे शहर और 120 बड़े शहर, बिग टाउन्स थे। शहरी केंद्रों के 4 प्रकार, 4 distinct types of urban centers. Administrative towns like Delhi, Agra and Lahore. प्रशासनिक शहर, administrative towns जैसे दिल्ली, आगरा और लाहौर। 2. Commercial and manufacturing towns such as दौलताबाद and पटना. 2. वाणिज्यिक और निर्माण शहर, कमर्शियल एंड मैन्युफैक्चरिंग टाउन्स जैसे दौलताबाद और पटना। 3.
pilgrim towns such as Banaras, Kanchipuram and Mathura. 3. तीर्थ यात्रा वाले शहर, पिलग्रिम टाउन्स जैसे वाराणसी, बनारस, कांचीपुरम और मथुरा. 4. Towns known for their distinctive manufacturing techniques or local commodity. These included Patna, Bayana and Khairabad. 4. विवेचनात्मक निर्माण तकनीकों या स्थानीय वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध शहर, towns known for their distinctive manufacturing techniques or local commodity इनमें पटना, बयाना और खैराबाद शामिल थे. India has considerable trade relations with different countries of Asia, Africa and Europe in the medieval period, especially during the Mughal era. The flourishing foreign trade also helped in the growth of towns and cities in India. मध्यकालीन काल, medieval period, विशेष रूप से मुगल काल, मुगल एरा में भारत का एशिया, अफ्रीका और यूरोप के विभिन्न देशों, कंट्रीज के साथ महत्वपूर्ण व्यापारिक संबंध, considerable trade relations थे. समृद्ध, फ्लरिशिंग, विदेशी व्यापार ने भारत में शहरों और नगरों, टाउन्स एंड सिटीज के विकास, ग्रोथ में भी मदद की. केस स्टडी. Hampi in Karnataka was the center of political activity when Sultanate extended in the southern direction. The Hoslas ruled this territory in early 14th century. Later, it became the center of political activity as well as conflict between Bahmani Sultanate and Vijayanagar Kingdom. हम्पी, जो कि कर्नाटका में स्थित है, उस समय राजनीतिक गतिविधियों, पॉलिटिकल एक्टिविटी का केंद्र, सेंटर था जब सुल्तानेट ने दक्षिण दिशा, सदर्न डायरेक्शन में विस्तार, एक्सटेंशन किया. 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में हौसलास ने इस क्षेत्र, टेरिटोरी पर शासन, रूल्ड किया. बाद में यह बहमनी सुल्तानेट और विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर किंगडम के बीच राजनीतिक गतिविधियों और संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट का केंद्र बन गया. Many foreign travelers visited Vijayanagar Empire in the 16th century. Among the important foreign travelers are Abdur Razzaq, Persian, Nikthin, Russian, Durade Barbosa, Domingo Pace and Fernando Nunes, Portuguese, and Niccolo Conti, Italian. In their travel accounts they mentioned about the grandeur and splendor of the city of Vijayanagar. One of the inscriptions of this period says, 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर एम्पायर का दौरा, विजिटेड, कई विदेशी यात्रियों, फॉरेन ट्रैवलर्स ने किया था. इन महत्वपूर्ण विदेशी यात्रियों में शामिल हैं अब्दुल रज्जाक, फारसी यात्री, पर्शियन, निकातिन, रूसी, रशियन, दुर्ते बारबोसा, डोमिंगो पेस और फर्नांडो नूनेज, पोर्चुगीज, निकोलो कोंटी, इटालियन. इन यात्रियों ने अपने यात्रा विवरणों, ट्रैवल अकाउंट्स में विजयनगर शहर, विजयनगर सिटी की भव्यता और वैभव, ग्रैंड्योर एंड स्प्लेंडर का उल्लेख किया. उस समय के एक शिलालेख, इंस्क्रिप्शन में कहा गया है, The city of Bindajnagara is such that the pupil of the eye has never seen a place like it, and the ears of intelligence have never been informed that there existed anything to equal in the world. बिंदजनगरा शहर ऐसा है कि आंखें अब तक ऐसी कोई जगह नहीं देख पाई, और बुद्धिमानी के कानों, ईयर्स ऑफ इंटेलिजेंस ने कभी ऐसा स्थान नहीं सुना है जो पूरी दुनिया में इसकी बराबरी कर सके. The Portuguese visitor Domingo Pace also narrates the richness of the city. He found rubies, diamonds, emeralds and pearls and many types of clothes in the markets of Hampi. He says that the city possessed every sort of thing there is on earth that you may wish to buy. पोर्तुगीज यात्री डोमिंगो पेस ने भी हम्पी शहर की समृद्धि का वर्णन किया है.
उन्होंने शहर के बाजारों में रूबीज, डायमंड्स, एमरल्ड्स और पर्ल्स सहित कई प्रकार के कपड़े पाए। उन्होंने कहा कि शहर में एवरी सॉर्ट ऑफ थिंग देयर इज ऑन अर्थ दैट यू मे विश टू बाय मौजूद थी। द सिटी वॉज फोर्टिफाइड एंड मेजर्ड अबाउट 26 SQM in area and covered many villages. It had also played an important role in international trade. शहर को फोर्टिफाइड किया गया था और इसका क्षेत्रफल लगभग 26 SQM था और इसमें कई गांव शामिल थे। यह शहर इंटरनेशनल ट्रेड में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। Besides trading in a number of items, the horses for the Vijayanagar cavalry were also imported from Arabia via Goa, which was under the control of Vijayanagar rulers for some time. The Vijayanagar kings had built many temples, gateways, tanks, wells and other structures in the city. विजयनगर घुड़सवार सेना के घोड़े भी अरेबिया से गोवा के रास्ते आयात किए जाते थे, जो कुछ समय तक विजयनगर शासकों के कंट्रोल में था। विजयनगर के शासकों ने शहर में कई टेम्पल्स, गेटवेज, वेल्स, टैंक्स और अन्य स्ट्रक्चर्स बनवाई थी। भारतीय विद्वानों ने भी विजयनगर साम्राज्य और विजयनगर शहर की बहुत सराहना की है। The Indian scholars also speak highly about Vijayanagar Empire and the city of Vijayanagar. In the Battle of Tallikota in 1565, the Vijayanagar kingdom was defeated by the combined force of 5 small kingdoms into which Bahmani kingdom had split. They burnt most of the monuments including temples and reduced Hampi to ruins which laid scattered over an area of 15 SQM. The famous Virupaksha temple was also burnt. 1565 में बैटल ऑफ तल्लीकोटा में विजयनगर साम्राज्य को 5 छोटे राज्यों के संयुक्त बल द्वारा पराजित किया गया। उन्होंने अधिकांश स्मारकों को जलाया, जिनमें टेम्पल्स भी शामिल थे, और हम्पी को रूइंस में बदल दिया। प्रसिद्ध विरूपाक्ष टेम्पल को भी जलाया गया था। मसूलीपट्टनम, also called Machilipatnam, was known as the auspicious port city and occupied special economic status during the period of the Golconda Sultanate. It was connected with two trade cycles, Bay of Bengal in the east and Arabian Sea in the west. It also linked to major trade systems of the Indian Ocean. मसूलीपट्टनम, जिसे मचिलीपट्टनम भी कहा जाता है, को शुभ पोर्ट सिटी, मांगलिक बंदरगाह शहर के रूप में जाना जाता था और यह गोलकोंडा सुल्तानेट के दौर में विशेष इकोनॉमिक स्टेटस रखता था। यह बे ऑफ बंगाल पूर्व और अरेबियन सी पश्चिम से जुड़े 2 ट्रेड साइकिल्स से जुड़ा हुआ था। यह भारतीय महासागर इंडियन ओशन के 2 प्रमुख व्यापार प्रणालियों ट्रेड सिस्टम्स को भी जोड़ता था। It was the port of export and import for the vast hinterland as well as a port of transshipment for goods from one region to other regions. Main items of export from the port were textiles, iron and steel, indigo, rice and salt. यह बंदरगाह, पोर्ट, विशाल हिंटरलैंड, पिछवाड़े के लिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का मुख्य स्थान था और एक ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह, गुड्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, भी था। इस बंदरगाह से मुख्य एक्सपोर्ट वस्तुएं, एक्सपोर्ट आइटम्स थीं टेक्सटाइल्स, आयरन एंड स्टील, इंडिगो, राइस और सॉल्ट। The main items imported through this port were pepper, spices, tin, dyes, aromatic woods, bullion and elephants. The excess pepper, spices, ivory, porcelain, aromatic woods were transshipped to West Asia, just as West Asian goods saleable in Southeast Asia were handled through this port. Generally, मुख्य import वस्तुएं, import items थीं pepper, spices, tin, dyes, aromatic woods, bullion और elephants. अतिरिक्त पेपर, स्पाइसेस, आइवरी, पोर्सिलिन और एरोमेटिक वुड्स पश्चिम एशिया, वेस्ट एशिया में भेजे जाते थे, ठीक वैसे ही जैसे वेस्ट एशियन गुड्स दक्षिण पूर्व एशिया में सेलेबल होते थे और इस बंदरगाह से भेजे जाते थे। Hindus and Coromandel Muslims managed the eastward trade, whereas Persians and Armenians managed the western trade. सामान्यतः हिंदुस और कोरोमैंडल मुस्लिम्स पूर्वी व्यापार को प्रबंधित करते थे, जबकि पर्शियंस और आर्मेनियंस पश्चिमी व्यापार को संचालित करते थे।
This port city developed in the 16th and early 17th century, reaching its peak of prosperity in the later part of the 17th century and declined in the 18th century. यह पोर्ट सिटी 16वीं और प्रारंभिक 17वीं शताब्दी में विकसित, डेवलप्ड हुआ और 17वीं शताब्दी के अंत, लेटर पार्ट ऑफ द 17th सेंचुरी में अपनी समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी के शिखर, पीक तक पहुंचा। लेकिन 18वीं शताब्दी, 18th सेंचुरी में इसका पतन, डिक्लाइंड हो गया। European presence increased in Masulipatam in the 17th century. In 1645, the Portuguese secured permission from the Sultan to build a church. The Dutch began modestly in 1606 and expanded their trade and commerce in the 1640s. By the 1670s, they had a vast factory complex comprising godowns, church, residential quarters, stable, etc. 17वीं शताब्दी, 17th सेंचुरी में मसूलीपट्टनम में यूरोपीय उपस्थिति, यूरोपियन प्रेजेंस बढ़ी। 1645 में पोर्चुगीज ने सुल्तान से एक चर्च बनाने की अनुमति प्राप्त की। डच ने 1606 में धीरे धीरे शुरुआत की और 1640 के दशक 1640s में उन्होंने अपने व्यापार, ट्रेड और वाणिज्य, कॉमर्स का विस्तार, एक्सपैंडेड किया। 1670 के दशक 1670s तक उनके पास एक विशाल फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स था, जिसमें गोडाउन्स, चर्च, रेसिडेंशियल क्वार्टर्स, स्टेबल आदि शामिल थे। In 1634, the English were, by a famine, exempted from payment of transit duties. By the 1670s, the English East India Company built a large factory at Masulipatam. In 1693, the French also built a large factory there. 1634 में इंग्लिश को एक फार्मन द्वारा ट्रांजिट ड्यूटीज, प्रवहन शुल्क से छूट, एग्जेम्प्टेड प्राप्त हुई। 1670 के दशक 1670s में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मसूलीपट्टनम में एक बड़ा फैक्ट्री बनवाया। 1693 में फ्रेंच ने भी वहां एक बड़ा फैक्ट्री बनवाया। The city had multi-ethnic, plural character consisting of English, Dutch, French, Portuguese, Armenian and Jewish merchants and traders. मसूलीपट्टनम में बहुजातीय, मल्टी-एथनिक और विविधतापूर्ण, प्लूरल स्वभाव था, जिसमें इंग्लिश, डच, फ्रेंच, पोर्चुगीज, आर्मेनियन और जूविश मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स शामिल थे। The city was particularly famous for painted chittises and dyeing. The weaving villages extended up to a radius of 50 mil from Masulipatam, making it major center for textile production. Paddy was produced in abundance in the neighboring areas and exported from here. In the 17th century, Masulipatam salt farms produced 41,000 pagodas, gold or silver coins of southern India first issued in the late 16th century, a year. शहर विशेष रूप से पेंटेड चिटिजेस और डाइंग के लिए प्रसिद्ध था। वीविंग विलेजेस मसूलीपट से 50 माइल्स तक फैले हुए थे, जिससे यह टेक्सटाइल प्रोडक्शन का एक प्रमुख केंद्र बन गया। आसपास के क्षेत्रों में पैडी, धान की भरपूर उपज, अबंडेंस होती थी और यह यहाँ से निर्यात, एक्सपोर्टेड किया जाता था। 17वीं शताब्दी, 17th सेंचुरी में मसूलीपट्टनम सॉल्ट फार्म्स ने प्रति वर्ष 41,000 पगोडास,
दक्षिण भारत के गोल्ड या सिल्वर कॉइन्स जो 16वीं शताब्दी के अंत में जारी किए गए थे, का उत्पादन प्रोड्यूस्ड किया। The salt was exported by sea from the port of Bengal. Most of it was sold to the caravans of traders who came to the coast and carried it to the interior regions. All this was possible because Masulipatam was located in the heart of the zone where hundreds of salt pans were worked by thousands of laborers. Salt was state monopoly and yielded a huge amount of revenue. नमक बंगाल के बंदरगाह से समुद्र सी द्वारा निर्यात एक्सपोर्टेड किया जाता था। अधिकांश नमक उन व्यापारियों के कारवां कैरावान्स को बेचा जाता था जो तट कोस्ट तक आते थे और इसे आंतरिक क्षेत्रों इंटीरियर रीजन्स में ले जाते थे। यह सब संभव था क्योंकि मसूलीपट्टनम उस क्षेत्र के केंद्र हाट में स्थित था जहां सैकड़ों सॉल्ट पैन्स नमक के तालाब हजारों श्रमिकों लेबरर्स द्वारा कार्यरत वर्क्ड थे। नमक एक स्टेट मोनोपोली राज्य का एकाधिकार था और इससे भारी राजस्व रेवेन्यू प्राप्त होता था। The Sultan of Golconda was himself a ship-owning merchant. Javan, Burmese and Siamese merchants were important trading partners associated with this port. The island countries of Southeast Asia sent ambassadors frequently to Masulipatam for promoting trade and commerce. In the first half of the 17th century, Masulipatam established vital link with the Red Sea and the Persian Gulf. Good relations with Persia gave a further fillip to trade and commerce with that region. गोलकोंडा का सुल्तान खुद एक शिप आउनिंग मर्चेंट था। जवान बर्मेस और सियामीज व्यापारियों मर्चेंट्स के साथ इस बंदरगाह का महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदारी ट्रेडिंग पार्टनर्स था। दक्षिण पूर्व एशिया साउथ ईस्ट एशिया के द्वीपीय देशों आइलैंड कंट्रीज के राजदूत एम्बेसडर्स नियमित रूप से मसूलीपट आते थे ताकि व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा प्रोमोट दिया जा सके। 17वीं शताब्दी फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी में मसूलीपट्टनम ने रेड सी और पर्शियन गल्फ के साथ एक महत्वपूर्ण संपर्क वाइटल लिंक स्थापित किया। पर्शिया के साथ अच्छे संबंधों गुड रिलेशंस ने उस क्षेत्र के साथ व्यापार और वाणिज्य को और बढ़ावा फिलिप दिया। अ गेटवे टू द वेस्ट सूरत। The origins of Surat are shrouded in the mists of Indian prehistory. Legendary accounts speak of it as Suryapura. Archaeological evidences indicate that there was trade with the Phoenicians going back to well over 1,000 years before the medieval era. सूरत का प्रारंभ origins भारतीय प्रागैतिहासिक prehistory में ढका हुआ है shrouded. किंवदंतियों लेजेंडरी अकाउंट्स में इसे सूर्यपुरा कहा गया है। पुरातात्विक आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य एविडेंसेस यह दर्शाते हैं कि मध्यकालीन काल मेडिवल एरा से पहले फोनिशियंस के साथ व्यापार ट्रेड हुआ करता था जो 1000 वर्षों से भी ज्यादा पुराना था। ड्यूरिंग द अर्ली मेडिवल पीरियड 10th-13th century, it was a part of the Chalukya realm. However, in 1407, it was incorporated into the Muslim Sultanate of Gujarat. In 1573, Akbar annexed Gujarat and Surat became part of the Mughal Empire. प्रारंभिक मध्यकाल अर्ली मेडिवल पीरियड 10वीं-13वीं शताब्दी में यह चालुक्य साम्राज्य रिल्म का हिस्सा था। हालांकि 1407 में इसे मुस्लिम सुल्तानेट ऑफ गुजरात में शामिल इनकॉर्पोरेटेड कर लिया गया।
1573 में अकबर ने गुजरात को विजित एनेक्स्ड किया और सूरत मुगल साम्राज्य का हिस्सा पार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर बन गया। लोकेशन Surat is located on the banks of the Tapi River, close to the corridor of international commerce, the Arabian Sea. सूरत तापी नदी के किनारे स्थित है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इंटरनेशनल कॉमर्स के गलियारे कॉरिडोर अरेबियन सी के पास है। In medieval times, Surat's economy revolved around the buying and selling of a wide variety of goods. The city did not produce all goods that were traded there. It drew its merchandise from as far as Agra in north and Vengerla on the western coast. Its markets were the soul of the city. In the city, Hindus, Muslims, Jains, Marwaris, Multanis, Portuguese and English merchants were a common sight on its streets. Various commodities such as textiles, indigo, cloves, cinnamon, pepper, cardamom, butter, wheat, rice and sugar were exported from Surat. Vriji Vohra, renowned merchant, dominated the Surat trade for several decades and had a large fleet of ships. मध्यकाल में सूरत की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी विभिन्न प्रकार के सामानों, गुड्स की खरीद और बिक्री के इर्द-गिर्द घूमती थी। इस शहर में वो सभी सामान नहीं बनते थे जो यहाँ व्यापार किए जाते थे। यह अपनी वस्तुओं, मर्चेंडाइज को उत्तर में आगरा और पश्चिमी तट पर वेंगुर्ला से लाता था। यहाँ के बाजार, मार्केट्स, शहर की आत्मा, सोल थे। शहर में हिंदूस, मुस्लिम्स, जैन्स, मारवारीस, मल्टोनीस, पोर्चुगीज और इंग्लिश मर्चेंट्स की आमतौर पर मौजूदगी कॉमन साइट थी। टेक्सटाइल्स, इंडिगो, क्लोव्स, सिनेमन, पेपर, कार्डामम, बटर, व्हीट, राइस और शुगर जैसी विभिन्न वस्तुएं, कमोडिटीज, सूरत से निर्यात, एक्सपोर्टेड की जाती थी। वृजी वोहरा, एक प्रसिद्ध व्यापारी, मर्चेंट, ने कई दशकों तक सूरत के व्यापार पर प्रभुत्व, डोमिनेटेड किया और उनके पास बड़ी संख्या में जहाजों का बेड़ा, फ्लीट, था। The advent of European trade in the 17th century was an event of major commercial and urban importance for Surat. European contacts with Surat began with the coming of the Portuguese. The Portuguese aimed at creating an oceanic empire which they tried to control from their settlements on the western coast. Simultaneously, they also wanted to corner Surat's trade with other European countries. For these reasons, they forged harmonious relationships with the Mughal emperors and established factories in different parts of India, including Surat. Their monopoly over the eastern trade, however, was effectively challenged and eliminated with the arrival of the English and the Dutch. 17वीं शताब्दी 17th सेंचुरी में यूरोपीय व्यापार, यूरोपियन ट्रेड का आगमन सूरत के लिए एक बड़े वाणिज्यिक, कमर्शियल और शहरी, अर्बन महत्व का घटना, इवेंट था। यूरोपीय संपर्क, कॉन्टैक्ट्स, सूरत के साथ पोर्चुगीज के आने से शुरू हुआ। पोर्चुगीज का उद्देश्य ओशियानिक एम्पायर बनाना था, जिसे उन्होंने अपने पश्चिमी तट, वेस्टर्न कोस्ट पर स्थित अपने किलों, सेटलमेंट्स से नियंत्रित करने की कोशिश की। साथ ही वे सूरत के व्यापार पर अन्य यूरोपीय देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते थे। इन कारणों से उन्होंने मुगल सम्राटों, मुगल एम्परर्स के साथ अच्छे रिश्ते, हार्मोनियस रिलेशनशिप्स बनाए और भारत के विभिन्न हिस्सों में, जिसमें सूरत भी शामिल था, फैक्ट्री स्थापित की। हालांकि
उनका मोनोपोली ईस्टर्न ट्रेड पर था। इसे इंग्लिश और डच के आगमन से चुनौती दी गई और समाप्त कर दिया गया, eliminated. According to B.G. Gokhale, Surat, being located on the western coast of India in the corridor of international commerce, was ideally suited to develop into the leading mercantile agglomeration in 17th century India. Surat was the first Indian city to feel the impact of European commerce in big way. Without being the capital of a kingdom or center of pilgrimage, Surat emerged as a premier commercial center solely because of its advantageous location. सूरत, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल कॉमर्स के गलियारे, कॉरिडोर में होने के कारण 17वीं शताब्दी में भारत का प्रमुख मर्केंटाइल एग्लोमरेशन, व्यापारी केंद्र बनने के लिए आदर्श स्थान, आइडियली सूटेड था। सूरत पहला भारतीय शहर था जिसने यूरोपीय व्यापार, यूरोपियन कॉमर्स का बड़ा प्रभाव महसूस किया। यह बिना किसी साम्राज्य की राजधानी, कैपिटल या तीर्थ स्थल, पिलग्रिमेज सेंटर के केवल अपनी स्थानिक स्थिति, एडवांटेजियस लोकेशन के कारण एक प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र, प्रीमियर कमर्शियल सेंटर के रूप में उभरा।